महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान अभी थमा भी नहीं कि बिहार से बदलाव के संकेत आने लगे हैं। बिहार में पिछले 2 दिनों में यानी कि पिछले 48 घंटों में ऐसे 3 बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिसने बिहार की सियासत को सुर्खियों में लाकर रख दिया है। पिछले 2 दिनों के हुए घटनाक्रमों में पहला तो यह है कि सीएम नीतीश ने सीक्रेट मीटिंग की है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बाकी वो कौन से 2 घटनाक्रम हैं जिसको लेकर सीएम नीतीश पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से 2017 वाला कदम उठाने की तैयारी में है? क्या विपक्षी एकता बनने से पहले ही फूट जाएगी, टूट हो जाएगी? क्या एकता की बात करने वाले ही दगा देंगे? आइए जानते हैं बिहार में क्या चल रहा है। सीएम नीतीश ने किसके साथ की है सीक्रेट मीटिंग? नीतीश और हरिवंश के बीच हुई है ये सीक्रेट मीटिंग। बिहार की राजनीति में 3 जुलाई को महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के बीच बैठक हुई जो करीब 1.5 घंटे तक चली। नीतीश कुमार के करीबी रहे हरिवंश की बीजेपी से भी नजदीकी है। इस मुलाकात को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अटकलें इस बात की कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर नए साथी की तरफ जाने वाले हैं। जेडीयू ने नीतीश कुमार के एक बार फिर बीजेपी के साथ जाने से इनकार किया है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा हरिवंश बाबू पार्टी के रैंक और फाइल के साथ हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार ने पार्टी के सांसद से मुलाकात की तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि हरिवंश को बीजेपी का दूत कहना गलत है। नीतीश कुमार की नीति है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो बीजेपी की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब कुछ और घटनाक्रम, दूसरे नंबर का घटनाक्रम जिसके बाद में इन दावों को मजबूती मिली। दरअसल एक और चेहरा हैं जो अभी एनडीए के साथ दिखाई पड़ते हैं लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, चिराग पासवान। उन्होंने जेडीयू में टूट का दावा कर दिया। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच एक नई अटकल का बाजार गर्म हो गया। जेडीयू में टूट और इसके आरजेडी में विलय का भी दावा किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान ने कहा जेडीयू के नेताओं में असंतोष की भावना है और जेडीयू में टूट बहुत जल्द होगी। बीजेपी सांसद और नीतीश के साथ डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने तो जेडीयू के आरजेडी में विलय की भविष्यवाणी तक कर दी। बयानों के वार शुरू हुए तो जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कोई मर्जर की बात नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व था, अस्तित्व है और रहेगा। फिलहाल अभी ये बयानबाजी है और इन दावों में कितना दम है इसका पता आने वाले दिनों में चल जाएगा। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंट वो भी नहीं है। और देखिए बिहार की राजनीति में कौन कॉन्फिडेंट हो सकता है, बड़ी तेज़ी से बदलाव हो जाते हैं। और महाराष्ट्र जैसी राज्य की जो स्थिति अब देखने को मिल रही है उसके बाद बिहार जहाँ ये सब चलता रहा है, यही नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ में गए, कांग्रेस के साथ में गए, महागठबंधन बनाया और महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अगर वो दोबारा एनडीए के साथ आ जाते तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इससे ये जो विपक्षी एकजुटता के प्रयास चल रहे थे, ये क्या कोई दबाव था? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी के सामने एक चुनौती रखी जा रही थी और अब कोई सौदेबाजी होगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो राजनीतिक विश्लेषक अब आने वाले दिनों में इस पर विचार करेंगे। हालांकि ये देखिए विश्लेषण के आधार पर ही है, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। लालू, तेजस्वी और राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, तीसरा घटनाक्रम है इसी समय पर, इसी समय काल में। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट के बाद क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाले नीतीश कुमार की को जो है छवि का नुकसान होने का खतरा है। सुशासन बाबू की उनकी छवि है और ये पहले से भी रहा है कि आरजेडी की जो छवि रही है, लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी की, उनके परिवार की जो छवि रही है, वंशवाद, भ्रष्टाचार, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। आप पीके के उस बयान को भी याद रखिए जो कहते हैं कि नीतीश कुमार तो बहुत जल्दी अपना पाला बदल सकते हैं। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। अब नीतीश कुमार भी आगामी चुनाव को देखते हुए कुछ ना कुछ गुणागणित में लगे हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार को यह भी देखना है कि किस पार्टी के साथ में जाकर उनके कितने सांसद आते हैं। एनडीए के साथ जब रहे जनता की, अभी जेडीयू की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। अब सीटों का समीकरण और बंटवारा क्या होता है? और पहली चीज तो यह है कि नीतीश कुमार पर एक और दबाव है। नीतीश कुमार चेहरा जरूर है लेकिन उनके पास विधायक इतनी तादाद में नहीं है कि वो अभी पार्टी को महाराष्ट्र जैसी किसी फूट से बचा लें। उनकी पार्टी में यदि विधायक उनके बजाय किसी और के पीछे खड़े हो जाते हैं तो नीतीश कुमार सिर्फ आरजेडी के सारे सीएम नहीं बने रह सकते हैं। कोई भी पार्टी आज मजबूरी का सौदा है। नीतीश कुमार क्यों तमाम विरोधाभासों के बावजूद सीएम की कुर्सी पर रहते हैं? क्योंकि सत्ता की चाबी उनके पास रखते हैं, इन विधायकों को वो अपने साथ जोड़े रखते हैं। ये कुछ समीकरण है, ये समझने जैसे। और नीतीश ने अभी तक बहुत लंबे समय से इसको साधा है। अब उनका फोकस जो है वो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव पर चला गया है। लोकसभा चुनाव पर फोकस जाने का मतलब ये है कि उन्होंने सब कुनबे को इकट्ठा करना शुरू किया। उनको 2024 में देश में बाकी जगह क्या होगा से ज़्यादा चिंता यह है कि बिहार में क्या होगा, उनका क्या होगा, जेडीयू के कितने सांसद आएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महागठबंधन यहाँ पर भी चुनाव लड़े और सीटों का सही समीकरण हो। तो अपने साथ के जितने नेता हैं उनको ये दिखाना कि देखो विपक्षी एकजुटता का मंच तैयार किया है, देखो मेरी एक छवि है और यहाँ पर मेरी पार्टी
के लिए सीटें भी इतनी होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉन्फिडेंस होता है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी बड़े नेता इंड्यूस करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर भी कोई अजीत पवार या एकनाथ शिंदे हुए नीतीश कुमार के साथ में, तो कितना समय लगता है जब उनके थोड़े से विधायक टूट कर जाएं और पार्टी में अपनी दावेदारी ठोक दें। ये एक समीकरण है जिसके बारे में कई लोग बात करते दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान, सुशील मोदी तो खुलकर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और आरजेडी में विलय की बात करते हैं वो, हालांकि ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी के साथ में आ जाएंगे। बीजेपी ने यहाँ पर एक झटका देखा है, निश्चित तौर पर बीजेपी को जहां जहां पर झटका लगा वहां पर पलटवार किया। महाराष्ट्र बड़ा उदाहरण है। उद्धव ठाकरे ने झटका दिया, रातों रात अजीत पवार को ले आए। चलिए वहां पर भी झटका लगा, शरद पवार ने झटका दिया, बाद में देखिए आप कितना बड़ा घटनाक्रम हुआ। 18 महीने बाद ही सरकार चली गई, इधर शिंदे भी आ गए, अजीत पवार भी आ गए, दोनों ले आए। ये बीजेपी का एग्रेसिव तरीका है राजनीति करने का जो महाराष्ट्र में देखने को मिला है। यही झटका अभी नीतीश कुमार दे चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार का मामला अलग है। कोई बड़ा चेहरा जैसे देवेंद्र फडणवीस से मैनेज करने के लिए यहाँ पर बिहार में कोई नीतीश कुमार के समकक्ष, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा नेता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के समकक्ष कोई बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से खड़ा नहीं हो पाया। ये नीतीश की भी स्ट्रैटेजी रही और बीजेपी इसी के लिए तो प्रयासरत थी। और बीजेपी के नेता कई बार ये बात कहते रहे कि जब तक आप सत्ता नहीं दोगे, जब तक आप किसी को सीएम नहीं, कौन बड़ा चेहरा बनेगा। दो बड़े चेहरे दिखाई पड़ते हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, इन्हीं को जनता ने देखा है बार बार, तो इन्हीं को मानती है बड़ा नेता। अब तेजस्वी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर आए या फिर सीएम के तौर, तो ये लालू की एक रणनीति दिखाई देती है। देखिए, नेता वही बड़ा होता है जो बड़े पद पर आ जाता है। बहुत सारे ऐसे नेता रहे, मैंने खुद देखा कि पॉलिटिकल एनालिसिस के दौरान कई ऐसे चेहरे थे जिनको कोई नहीं जानता था और आज देश में बहुत प्रतिष्ठित और बड़े चेहरों के, क्योंकि उनको बड़ी भूमिकाएं मिली, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। यही देवेंद्र फडणवीस जो है इतनी युवा होते हुए भी महाराष्ट्र की राजनीति में आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं और धीरे धीरे उन्होंने कई बड़े चेहरों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं, जिम्मेदारी मिली और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बिहार में ये नहीं हो पाया किसी चेहरे की तरफ से। अलबत्ता ये बात अलग है कि जनता के बीच में गए तो जो सबसे बड़े दल के तौर पर यह सब अच्छी सीटें जीत कर लेकर आए। सबसे बड़ा दल तो खैर आरजेडी बना, लेकिन सरकार नहीं बना पाया। अब नीतीश कुमार जब साथ में चले गए तो उनकी सरकार बन गई है। तो यहाँ पर आरजेडी का फायदा दिख रहा है, बीजेपी भी अपनी कुछ रणनीतियाँ बना रही होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर, अब आप जो भी कहें उसको, अपना डिसीजन बदलेंगे, पलटी मारेंगे, जैसे भी भाषा में आपको उसको समझना है समझिए और इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।